हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक विश्वकर्मा। हमारे इस YouTube चैनल वैष्णोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं कि हम और हमारे देश की जो टीम है, क्रिकेट की टीम है, वह T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। दोस्तों, अभी अभी मैं भी यह मैच देख रहा था, सेमीफाइनल जो इंडिया और इंग्लैंड के साथ हो रहा था। और इस मैच को देखते हुए जो मैंने फील किया है, जो भावनाएं मेरे अंदर आई हैं, वह मैं आपके सामने व्यक्त करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं यदि मान लो इस वीडियो को बनाते समय मेरे द्वारा कुछ ऐसी बातें निकल गई हो जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। लेकिन दोस्तों, मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बस आप सभी की चेतना को जगाने का मेरा एक प्रयास है। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे इंडिया और इंग्लैंड का ये जो मैच है, इस मैच में हम सभी की भावनाएं, हम भारतीयों की भावनाएं किस तरीके से हमारे उन 11 खिलाड़ियों के साथ जुड़ी हुई थी। एक एक बॉल पर, एक एक रन पर हम सभी की जो मन मस्तिष्क की जो अवस्था थी वह एकदम व्याकुल थी। क्या हम मैच जीतेंगे, क्या हम हारेंगे। और मैंने देखा कि उस वानखेड़े स्टेडियम में जो 30 करोड़ की जो जनता थी, उनमें से मैंने सभी को भारतीय के रूप में देखा है। उसमें कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई अलग अलग जात पात का, कोई गोरा काला, ऊंच नीच, अमीर गरीब, कोई नहीं था। वहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 29,000 लोगों में सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को देखा था। और 29,000 भारतीयों, सिर्फ वहां नहीं, जितने लोग भी मैच देख रहे थे या नहीं भी देख रहे थे, या जिनके मन में भी ये पता था आज कि आज भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल का जो मैच हो रहा है, उन सबको कहीं ना कहीं ये था कि हमारा देश ये मैच जीते और फाइनल में जाकर साउथ अफ्रीका से भिड़कर जो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है उसे बचा ले। हम सभी लोग सब भूल गए कि हम किस जात पात के हैं, किस धर्म के हैं, हम जाति व्यवस्था के ऊपरी क्रम में है कि निचले क्रम में। हम सब भूल कर सिर्फ अपने देश को, अपनी क्रिकेट की टीम को मैच जिताने के लिए लगे थे। तो मुझे ख्याल आता है कि यदि हमारे उन 11 खिलाड़ियों में से कोई भी एक कमजोर होता, या कोई भी एक ने कुछ गलत फील्डिंग की होती, या गलत तरीके की बॉलिंग की होती, गलत तरीके की बैटिंग की होती, क्या हम वो मैच जीतते? नहीं दोस्तों। जब कोई मैच चल रहा होता है, क्रिकेट मैच, किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स हो, उस सब में प्रत्येक खिलाड़ी का बेहतरीन प्रदर्शन होना बहुत जरूरी होता है। अपना एफर्ट 100 से 100% देना बहुत जरूरी होता है, तब वह टीम जाकर मैच जीतती है। मेरा जो कहने का तात्पर्य है वह यह है कि क्या हमारा देश या हमारी जो भावनाएं हैं सिर्फ क्रिकेट मैच तक सीमित हो गई हैं? क्या जो हमारी एकता है, हमारी भारतीयता है, वह सिर्फ एक क्रिकेट मैच तक सीमित हो गया है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके का आज मैं देश देख रहा हूं, जिस तरीके की चीजें हमारे देश में चल रही हैं, उससे मुझे यही लगता है कि हम और हमारी जो एकता है, हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारी भारतीयता की जो बात है, वह सिर्फ एक मैच पर आकर टिक गई है। आप यहां पे देख रहे होंगे, मैंने कुछ लिखा है, प्रथम चरण 15 अगस्त 1947 को आजादी के रूप में पूरा होता है। और यहां देखेंगे तो लिखा है दूसरा चरण। क्या है दूसरा चरण? एक ऐसा देश बनाने की जहां आदमी आदमी का शोषण करना बंद करे। मतलब हम अपने देश को स्वर्ग बनाएं, स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। मैं बार बार कहता हूं कि यह स्वर्ग बनाना नामुमकिन नहीं है। यदि आज के समय में हम बात करें तो जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, या कुछ ऐसी यूरोपीय कंट्रीज हैं जहां पर
उन लोगों ने इस तरीके का माहौल बना दिया है कि लगता है कि वह जन्नत है, वह स्वर्ग है। क्या वो जो देश है वो प्रारंभ से ही ऐसे थे? नहीं दोस्तों। ये जो देश है, ये जो यूरोप के देश है जिनका मैंने नाम लिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, या यूरोप के और अन्य देश जहां पे आज बिल्कुल ऐसी कंडीशन से लगता है कि ये क्या मस्त आनंद से लोग रहते हैं, क्या प्रारंभ से ऐसे थे? तो इसका आंसर है नहीं। ये भी लड़ाकू जनजातियां थी, खानाबदोश जनजातियां थी, कबीले के रूप में रहती थी, खूंखार थी। और हमने यहां तक देखा है कि 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में यही वो जनजातियां थी जिन्होंने दूसरे देश पर जाकर उपनिवेश बनाए, दूसरे देश के लोगों को जाकर क्या बनाया? गुलाम बनाया। लेकिन आज जिस तरीके से ये लोग रह रहे हैं, उन्हें देखकर मुझे जलन होती है कि हम इस तरीके का देश क्यों नहीं बन पा रहे हैं। ये स्वर्ग जैसी कंडीशन हमारे देश में क्यों नहीं बन पा रही है? यहां का जो जीवन है, मुझे ऐसा लगता है कि लोग काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। यहां पे लगभग 90 से 95% की जो आबादी है वह अपना जीवन काट रही है। उन्हें ये लगता है कि किसी तरीके से हम इस दुनिया में आ गए हैं, अब हमें ये जीवन काटना ही पड़ेगा, तो अपना जीवन काट रहे हैं। चाहे वो खुशी से हो, चाहे आनंद से हो, चाहे तकलीफ से हो, वो अपना जीवन काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। जी रहे हैं सिर्फ मुट्ठी भर लोग जो अपने जीवन के प्रत्येक चरण का आनंद ले रहे हैं। बचपन है, उनकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। बड़े हो रहे हैं तो वो उस यौवन का, उस जवानी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। माता पिता बन रहे हैं तो वो अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, इतने अच्छे से कर रहे हैं कि बहुत आनंद से जी रहे हैं। लेकिन क्या उसी आनंद से हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति जी रहा है? तो मेरा आंसर है नहीं। सब दुख, तकलीफ, निराशा, भविष्य की चिंता, एक दूसरे से आगे निकलने की कुंठा में जी रहे हैं, प्रतिस्पर्धा में जी रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आनंद में नहीं है दोस्तों। तो प्रश्न उठता है कि प्रत्येक व्यक्ति आनंद से रह सकता है या नहीं? तो इसका यदि मैं आंसर दूं तो प्रत्येक व्यक्ति आनंद से रह सकता है, यह बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन कब? जब हम में से प्रत्येक की भावनाएं, प्रत्येक देशवासी की भावना एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, जब प्रत्येक देशवासी एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ जाए कि उसे चोट लगे तो दर्द इसे भी हो। जिस दिन हम यह करने में कामयाब हो गए, इस तरीके की बॉन्डिंग बनाने में कामयाब हो गए, तो यकीन मानिए दोस्तों, यह देश, हमारा भारत, स्वर्ग बन जाएगा। जिस तरीके की भावनाएं इस क्रिकेट मैच में हमारी कनेक्ट हो रही हैं, जिस तरीके का पूरा हमने तन मन धन अपना सब कुछ इस मैच में लगाया है, यदि उसी तरीके का एफर्ट, उसी तरीके का प्रयास अपने कामों में, नीतियां बनाने में, नीतियों को लागू करने में यदि हम कर दें, तो यकीन मानिए आने वाले 5 से 10 साल में हमारा देश स्वर्ग बन जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? प्रथम चरण क्या था? 15 अगस्त 1947 को हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे लाखों पूर्वजों ने अपनी इच्छाओं का, अपने स्वार्थों का, अंततः अपने शरीर का बलिदान देकर हम भारतीयों को आजादी दिलाई। किससे? एक ऐसी ताकत से जिसका सामना करना नामुमकिन सा था। यदि आपको टाइम मिले, खासकर उन लोगों से मेरा कहना है जो इतिहास से हटे हुए हैं, जिन्होंने इतिहास का अध्ययन नहीं किया है, वो लोग जाकर के एक बार भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ें। यदि हो पाया तो मैं खुद अपने इस चैनल के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कुछ उस तरीके की झलक आपके सामने रखूंगा कि आपको लगेगा कि हां, किस मुसीबत से, किस कठिनाई से हमें यह आजादी प्राप्त हुई है, कितने लोगों ने किस किस प्रकार का त्याग, बलिदान जब न्यौछावर किया है, तब ये आजादी हम सभी को मिल पाई है। और यह एक प्रथम चरण था दोस्तों, यह प्रथम चरण था। क्यों?
क्योंकि मैंने जहां तक फील किया है, जो मैंने पढ़ा है अपनी यूपीएससी की तैयारी के दौरान, तो मुझे लगा है कि उन लोगों का उद्देश्य सिर्फ आजादी दिलाना नहीं था, यहां के लोगों को सिर्फ आजाद करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा देश बनाना था जहां पे हम सभी एक दूसरे का साथ इस तरीके से जुड़ सके, प्रत्येक व्यक्ति इस तरीके का आनंद ले सके, अपने जीवन को भरपूर तरीके से जी सके, जहां पर आदमी आदमी का शोषण करना बंद करे। भगत सिंह का नारा था इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब का तात्पर्य देश में आमूल चूल परिवर्तन हो जाए और एक ऐसा देश बने जहां आदमी आदमी का शोषण ना करे। जी हां दोस्तों, उन स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रथम चरण को पूरा कर दिया है। अब हमारा और आपका यह दायित्व है कि इस दूसरे चरण को पूरा करने में हम सभी जुट जाएं। तो क्या करें हम इसके लिए? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले गब्बर मूवी है, गब्बर इज बैक। उस मूवी में अक्षय कुमार एक बात कहते हैं कि हमें कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम जिस जगह पे हैं, जिस पद पर हैं, या जो जिम्मेदारी हमें मिली हुई है, उस जिम्मेदारी का यदि हम ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना प्रारंभ कर दें, जैसे कि यदि हम ब्यूरोक्रेट्स में हैं, यदि हम नीतियां बनाने वाले में हैं, यदि हम किसी नेता के पद में हैं, यदि हम किसी सरकारी कर्मचारी के पद में हैं, यदि हम कुछ ऐसे पद में हैं, कुछ भी, यदि हम एक वेंडर हैं, या हम सब्जी का ठेला लगाते हैं, या हम पकौड़े बनाते हैं, जहां कहीं भी हैं हम, यदि हमने अपना काम ईमानदारी के साथ किया, यदि हमने अपना काम इस भाव से किया कि सामने जिस व्यक्ति को मैं सेवा दे रहा हूं वह मेरे भारत माता का बेटा है, वह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है, वह मेरा बच्चा है, वह मेरा पिता है, वह मेरी माता है, जिस दिन हमने इस तरीके से अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया है, तो यकीन मानो दोस्तों, हम इस देश को स्वर्ग बना देंगे। हम ऐसा देश बना देंगे जहां यदि कोई ईश्वर है जो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में है, वह भी देखेगा कि चलो यार, मुझे इस भारत में रहने जाना चाहिए, इस स्वर्ग में यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है, असली मजा तो इस भारत के लोग ले रहे हैं। मैंने कहा दोस्तों, हम जिस भी पद में, उस पद में रहते हुए हमें ऐसा काम करना ईमानदारी से, किसको साक्षी मानकर? उन स्वतंत्रता सेनानियों को साक्षी मानकर जिन्होंने अपना तन मन धन, अपना सब कुछ इस देश को आजाद कराने में न्यौछावर कर दिया। उस भारत माता को जिसे हम मानते हैं कि हमारी भारत माता, उस भारत माता की सेवा करने के लिए, उस भारत माता के बच्चों को बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर परिवेश, बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध कराने के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। मैं ऐसा अकेला व्यक्ति नहीं हूं, या मैं कोई बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं। मैंने जिस तरीके से अपने 30 साल के जीवन में जिस तरीके से अपने देश को देखा है, तो मेरी जो भावनाएं हैं, जो मैं हूं, मैं बहुत कष्ट में हूं। मैंने लोगों को तकलीफों में देखा है जिसकी वो हकदार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आजादी के बाद हमारा कुछ इस तरीके का माहौल बन गया है कि जिसको आगे बढ़ने का मौका मिल गया वो और आगे बढ़ गया है, पीछे वालों को देख भी नहीं रहा है कि वो कहां है, हमारे लोग कहां हैं आज के समय में। जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को देखते हैं, वो बोलते हैं अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब जो विकास की धारा में पीछे छूट गए हैं लोग, जिनको आज भी बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, बेहतर जीवन जीने की आवश्यक जो कंडीशंस होती हैं, स्थिति नहीं मिल पा रही है। हां दोस्तों, हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं आज भी जिनको अच्छी शिक्षा नहीं है, जिनको अपने जीवन के विकास करने के लिए बेहतर सुविधाएं नहीं है, बेहतर संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। और यहां पर मैं जोड़ूंगा एक बात, हमारे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञान से पीड़ित हैं, जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञान से पीड़ित हैं,
तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं। जी हां दोस्तों, देशद्रोही मानता हूं जो उनके संसाधनों पर शिक्षित तो हुए या संपन्न तो हुए, लेकिन उनके प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देते। क्या आज हमारा देश गरीब है? आज हम विश्व की चौथी पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। क्या हमारे पास संसाधनों की कमी है? क्या आपकी और हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम आगे बढ़कर एक एक्टिव रोल निभाकर उन लोगों को ऊपर लाने के लिए, उन लोगों को बराबरी पर लाने के लिए काम करें जो विकास की धारा में पीछे छूट गए हैं? तो मेरा कहना है कि हम ये मैच तो जीत गए, सेमीफाइनल जीत गए, और मुझे यकीन है कि हम फाइनल भी जीत जाएंगे। लेकिन एक मैच है जो हम निरंतर हार रहे हैं। हम एक मैच हार रहे हैं दोस्तों, और वो मैच कब जीतेंगे? जब हम ऐसा देश बना लेंगे। कैसा? जहां पर आदमी आदमी का शोषण करना बंद करे। और इसके लिए हम में से प्रत्येक देशवासी को एक दूसरे के साथ जुड़ना होगा। अपना धर्म, अपनी जात पात, अपना लिंग, अपना जो कुछ भी है जो हम में विभेद उत्पन्न करता हो, चाहे वो भाषा के रूप में हो, चाहे वो रंग के रूप में हो, चाहे वो जाति के रूप में हो, चाहे वो क्षेत्र के रूप में हो, हमें सब कुछ भूल करके एक टीम के जैसे इस लक्ष्य की प्राप्ति में एक दूसरे का साथ देना है। पूरे तरीके से हमें जुड़ जाना है, अपने आप को झोंक देना है। वही कहता हूं मैं, क्या दैनिक जीवन में हम भारतीय या एकता की भावना नहीं होती? हमारे कुछ लोगों के द्वारा जिस तरीके की बयानबाजी की जाती है, जिस तरीके का काम होता है, तो मुझे लगता है कि ये आजादी क्या व्यर्थ की है। एक बात कहता हूं, वो जो स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजादी दिलाई, जब वो ऊपर से हमें देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि ऐसे लोगों के लिए हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। भगत सिंह जो मात्र 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम करके अपने गले पर डालते हैं, क्या सोचते होंगे वो कि ऐसा भारत बनने के लिए मैंने कुर्बानी दी थी, जहां पर आज कोई भी ईमानदारी से अपना जीवन नहीं जी रहा है, जहां सबके सब आज कामचोर बन रहे हैं। हाँ, कुछ है मुट्ठी भर लोग जो अपना काम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग अपना जीवन बेईमानी से जी रहे हैं। दोस्तों, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता यहां पर, बस आपको उस भारत माता के नाम पर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने एक ऐसे देश का सपना देखा था जहां पर आदमी आदमी का शोषण न करे, उनकी तरफ से आग्रह करता हूं कि आओ सब मिलकर एक ऐसा प्रयास करें कि हम इस तरीके का देश बन जाएं। क्यों? क्योंकि दोस्तों चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। हमारा जो पृथ्वी का जो तापमान है तेजी से बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है वो इस तरीके से विकराल रूप ले रही है कि हमारे देश को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकती है। विश्व की राजनीति जिस तरीके से माहौल बदल रही है, करवट बदल रही है, हम नहीं जानते कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, क्योंकि यहां पर सब के सब अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। तो हमारे देश का साथी कौन है? हमारे देश का साथी हम और आप हैं। हम यदि अच्छे से पढ़ते हैं, हम यदि अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, तो हम खुद इस तरीके की तकनीक विकसित कर सकते हैं कि हमारा देश किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, और सच रूप में और वास्तविकता में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है, उस आबादी में अधिकांश जो जनता है वह अपना जीवन सही से नहीं जी पा रही है। उसे पता ही नहीं है कि जीवन होता क्या है। उसे तो यही लगता है जिस तरीके से हमारे माता पिता जिए हैं उसी तरीके से हमें भी जीकर निकल जाना है। हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं है। दोस्तों, ज्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं खींचूंगा।
और आपसे सिर्फ और सिर्फ निवेदन करूंगा कि जिस तरीके की भावनाएं इस मैच में हमारी जुड़ी हुई थी एक दूसरे से, उसी तरीके की भावना से हम सभी को अपने के प्रत्येक अपना अपना दायित्व निभाना होगा, जिम्मेदारी को निभाना होगा, बिना ये सोचे कि इससे मुझे लाभ हो रहा है कि हानि। बस हमें ये याद रखना है, क्या मेरे कार्य से मेरे देश को फायदा हो रहा है या नहीं, या मेरे कार्य से उस पंक्ति में विकास की जो धारा में पीछे छूट गए लोग हैं, वहां तक मेरे जीवन के द्वारा जो प्रकाश फैलाया जा रहा है, क्या उन तक वो पहुंच पा रहा है कि नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ आपको देखने से काम नहीं बनेगा। इस वीडियो को देखिए, यदि मेरे कुछ विचार आपको लगते हैं कि हां इस तरीके के विचार की इस देश में जरूरत है, तो उसे अपनाइए भी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। क्यों? क्योंकि समय कम है और काम बहुत सारा है। दुनिया, परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। समस्याएं कब हमारे माथे पर आकर खड़ी हो जाएंगी हमें पता नहीं है, इसलिए उससे पहले हमें तैयार होना है, एक दूसरे के साथ बांध करके चुनौतियों का सामना करना है। इस वीडियो को बनाते समय यदि मेरे से कुछ गलती हुई हो या मैंने कुछ इस तरीके की बातें की हो जिससे आपकी कोई सी भी भावना को ठेस पहुंची हो, तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ करना। और एक आखिरी रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना। धन्यवाद।